दोस्तों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के दशा पार्ट पर करेंगे। बहुत दिनों से मैं आपके साथ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा था, जिस कारण से थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग टॉपिक ना आने के कारण स्टूडेंट बोर हो रहे थे। इसलिए आज मैंने सोचा कि आपके साथ आज मैं दशा का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो किसी भी कोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, वो पहले मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग अभी इस कॉन्सेप्ट को सीख कर चार्ट्स में लगा सकें और चार्ट में लगाने के बाद इसकी प्रैक्टिस साथ ही साथ करते चलें और साथ ही साथ क्वेश्चन भी करते चलें। आने वाले टाइम पर हम इसकी लाइव क्लासेस करने वाले हैं, जिस पर हम आपके इवेंटों को भी देखना सिखाएँगे और साथ ही साथ और भी तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। इसके बाद जो अभी हमारा बेसिक कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं दशा की, कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में दशा का क्या महत्व है। देखिए, वैसे तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जब बात दशाओं की आती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पारसरी एस्ट्रोलॉजी में 42 प्रकार की दशाएँ कही जाती हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख दशा विंशोत्तरी को बताया गया है। उसी प्रकार से जेमिनी में भी जेमिनी ऋषि ने 44 प्रकार की दशाएँ बताई। उन 44 प्रकार की दशाओं में सबसे ज़्यादा चर दशा को महत्व दिया। कई ऐसे आर्टिकल्स हैं, कई ऐसे टेक्स्ट हैं, जहाँ पर 500 दशाओं का भी वर्णन है। यहाँ पर 500 दशाओं का भी वर्णन किया गया है। लेकिन मुख्यतः भरतपारा शास्त्र में जेमिनी ऋषि ने या जेमिनी ऋषि के जो जेमिनी सूत्रम वगैरह की जो किताब है, उसमें 44 प्रकार की दशाओं का वर्णन किया है। लेकिन वहाँ पे जो वर्णन किया गया है, वो ज़्यादातर इनकी कैलकुलेशन का ही वर्णन किया गया है, कि किस तरह से कैलकुलेशन करना है। लेकिन उनका यूज़ कैसे किया जाता है, वो वहाँ पे कहीं किसी प्रकार से वर्णन नहीं किया गया, जिसको एक्सपीरियंस के बाद ही हमने देखा है, गुरुओं से सीखा है, लोगों से सुना है और हमने खुद उसको करके देखा है, तब हमें कुछ एक्सपीरियंस गेन हुआ है, नॉलेज गेन हुआ है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो चर दशा है, वो शास्त्रों में 11 तरह से कैलकुलेट करना बताया गया है। 11 तरीकों से कैलकुलेट करना बताया गया है और उनमें भी आपस में मतभेद हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, जिसके कारण से जेमिनी एस्ट्रोलॉजी उतनी ज़्यादा निखर के नहीं आ पाती है और जो आती है, वो उन्हीं को आती है जिन्होंने इस पर ज़्यादा काम किया हुआ है। क्योंकि एक ही दशा को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हमारी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के जो भी ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सॉफ्टवेयर्स कुछ कैलकुलेशन को मिलाकर बताते हैं। मतलब जैसे 11 प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है, तो 11 में से जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो 1 से 2 मिलाकर मेथड को दशाओं का निर्माण करते हैं, जो कि सरासर गलत है। इसलिए जब आप जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से चर दशाओं का वर्णन देख रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं, तो एक बार ज़रूर देखिएगा कि वहाँ पर जो दशाओं का क्रम है, वो पूरा है या नहीं? जो दशाएँ वहाँ पर मेंशन हैं, वो पूरी मेंशन है या नहीं? चर दशा, जैसा कि मैंने पहले भी इंट्रो के वीडियो में बताया हुआ है, कि चर दशा राशियों की दशा होती है। राशियों की दशा को यहाँ पर महत्व दिया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर चर दशा के बारे में जानने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है, सटीक है, महत्वपूर्ण है। ज़रूरत इस बात की है कि उसे अप्लाई कैसे करना है और कौन-सी चर दशा को अप्लाई करना है। तो देखिए, मैं आपको चर दशा पर अलग-अलग तरीके से
एनालिसिस करना बताऊँगा और किसको देखना है, वो भी मैं बताऊँगा। चरदशा फ्री के एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन में भी मौजूद है, वहाँ पर भी जो दशा मौजूद है। अब वहाँ पर उन्होंने मेंशन तो नहीं किया है कि ये दशा का जो कैलकुलेशन है वो किसके हिसाब से मेंशन है, लेकिन मेंशन है, तो आप उसको भी लगाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हम चूँकि यहाँ पर जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं और जगन्नाथ होरा में 3 तरह से चरदशाओं को बताया गया है। एक पाराशरी की चरदशा, दूसरी जो सबसे पॉपुलर चरदशा है वो, और तीसरा जो है वो राव साहब का मेथड है। बहुत सारे जेमिनी के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो राव साहब की चरदशा को यूज़ करते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं, जो पॉपुलर का यूज़ करते हैं, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर पाराशरी का यूज़ करते हैं। लेकिन हम आपको वो दशा बताएँगे जिससे हमको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिले। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी की जो दशाएँ हैं, जो तरीका है वो गलत है, वो भी सही है। लेकिन ज़्यादातर जो एप्लीकेबल है, ज़्यादातर जो यूज़फुल है मेरे लिए, मेरे गुरुओं के लिए और मेरे बाकी स्टूडेंटों के लिए भी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप सभी जानते हैं कि चर दशा राशियों की दशा होती है और राशियाँ कुंडली में 12 होती हैं, जिनका अपना एक क्रम होता है। किंतु दशाओं का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो दशाओं राशियों का क्रम है वो एक सा हो। यहाँ पर जो क्रम का गणना है, जो कैलकुलेशन है, वो अलग तरीके से किया जाता है। वो सभ्य और असभ्य राशियों पर बेस्ड होता है। उसके पीछे का कैलकुलेशन अपने आप में एक वास्ट कैलकुलेशन है, जो हमने जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की इस कोर्स में कवर अप नहीं किया हुआ है, कि हम यहाँ पर आपको कैसे कैलकुलेशन करना है वो नहीं बताएँगे। हम आपको डायरेक्ट उसका यूज़ कैसे करना है वो आपको बताएँगे। बाकी वो कैलकुलेशन आपको कहीं भी किताबों में भी मिल जाएगा और भी बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा। हम आपको उसको यूज़ कैसे करना है, उससे फलित कैसे करना है, हम उस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो चर दशा है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वो राशियों की दशा है, और राशियों की दशा होने के नाते आपको ये देखना है कि कौन-सी राशि की महादशा चल रही है, कौन-सी राशि की अंतरा चल रही है, कौन-सी राशि की प्रत्यंतरा चल रही है, कौन-सी राशि की सूक्ष्मा चल रही है, कौन-सी राशि की प्राण चल रही है। क्योंकि यहाँ पर भी दशाओं का जो क्रम है, वो 5 प्रकार से ही विभाजित किया हुआ है। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। जगन्नाथ होरा में प्राण दशा के अंदर भी काफ़ी सूक्ष्म दशाओं पर वर्णन किया गया है, परंतु हमें उतने अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ़ के जो भी इवेंट होते हैं, वो इवेंट ज़्यादातर बड़े पैमाने पर होते हैं। वैसे इवेंट छोटे-छोटे पैमाने पर भी होते हैं, लेकिन छोटे इवेंटों को पकड़ पाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम छोटे इवेंटों पे बात करते हैं, तो वहाँ पर बहुत तमाम चीज़ों को हमें देखना ज़रूर पड़ता है कि हमारा चा टाइम सही है या नहीं है, हमारी बर्थ टाइम रेक्टिफ़िकेशन सही है या नहीं है। किंतु जो बड़े लाइफ़ के इवेंट होते हैं, जो लोग ज़्यादातर क्वेश्चन हमसे पूछने आया करते हैं, उनको आप देखेंगे तो आसान होगा। आप सभी को बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी का आइडिया होना चाहिए, जब आप दशाओं का एनालिसिस कर रहे हो, क्योंकि इवेंट को एनालिसिस वही अच्छे से कर पाता है, जिसको एस्ट्रोलॉजी का अच्छे से नॉलेज होता है। जब तक आपको एस्ट्रोलॉजी का अच्छे से नॉलेज नहीं होगा, तब तक आपको दशाओं का एनालिसिस करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो आप सभी जानते हैं कि महादशा जो होती है, वो लाइफ के बहुत बड़े-बड़े इवेंटों को शो करती है। अंतर्दशा उससे छोटे इवेंटों को शो करती है। प्रत्यंतर दशा और उससे छोटे इवेंटों को शो करती है। इसी प्रकार से प्राण दशा और उससे छोटे इवेंटों को शो करती है, और सूक्ष्म दशा और उससे छोटे इवेंटों को शो करती है। यहाँ पर छोटे को शो करने का मतलब ये है कि यहाँ पर इवेंट कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उसका महत्व होता है। जैसे हमारे जीवन में शादी 1 या 2 बार होती है। जनरली हिंदू और सनातन धर्म में शादियाँ 1 से 2 बार होती हैं। तो अब
जीवन चूँकि 50-60 साल, 70 साल, 80 साल का होता है और वहाँ पर शादी 1 से 2 बार होती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट हो गया। तो आप समझते हैं कि जब तक ये महादशा अंतर्दशा में नहीं दिखाई देगा, तब तक आपका इवेंट पॉसिबल नहीं होता। इसी प्रकार से सरकारी जॉब या बहुत हायर लेवल की जॉब हमेशा तो किसी व्यक्ति की नहीं लगती। जब लगती है तो जीवन में 1 से 2 बार या कम से कम 5 बार लग सकती है, कम से कम 5। तो ये इवेंट भी बड़ा होता है, तो यहाँ पर भी महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा का प्रभाव देखने को मिलता है। वैसे ही हर व्यक्ति बीमार होता है, ये सत्य है, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार या बड़ी बीमारी, ये हमेशा तो नहीं होती। तो ये भी बड़े लेवल पे अर्थात महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा पे दिखाई देता है। लेकिन जो लाइफ के छोटे इवेंट होते हैं कि मैं आज वहाँ पर गया, मैं उस व्यक्ति से वहाँ पर मिला, मुझे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, उसने मुझे 2 गालियाँ बकीं, मैंने उसको 2 गालियाँ बकीं, हमारे बीच में आपसी संबंध खराब हो गया या अच्छा हो गया, हमारी इंसल्ट हो गई, जो कि कल कुछ टाइम के लिए थी, उसने मेरे को गाली बक दी तो मेरी इंसल्ट हो गई, है ना? मेरा 1 दिन के लिए पेट दर्द करने लगा, फिर सही हो गया, कुछ दिन मेरे को सर्दी-जुकाम रही, फिर सही हो गई। तो ये लाइफ के छोटे-छोटे इवेंट होते हैं। आज हम मार्केट घूमने चले गए, मार्केट से हमने शॉपिंग कर ली, ये लाइफ के छोटे इवेंट होते हैं। बड़े इवेंट शादी है, वैवाहिक जीवन है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग है, एजुकेशंस है, जॉब है, करियर है, लव एंड रिलेशनशिप हैं। तो ये बहुत बड़े इवेंट होते हैं जो कि लाइफ में अधिक से अधिक 10 बार, कम से कम 1 से 2 बार तो घटित होते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके चार्ट में घटित नहीं होते। तो चर दशा को समझने से पहले लाइफ के इवेंटों को समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ के इवेंट में 3 से 4 टाइप होते हैं, लॉन्ग टर्म इवेंट, शॉर्ट टर्म इवेंट, टेम्परेरी इवेंट और परमानेंट इवेंट। जिन्होंने मेरी वॉच टाइम प्रेडिक्शन की क्लास पढ़ी है, वहाँ पर मैंने इस पे ज़्यादा जोर दिया है कि क्वेश्चन के क्या टाइप होते हैं। इसी तरह से जब आप इवेंटों पे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर दशाओं को देखना होता है कि आपको किस लेवल का इवेंट देखना है। जिस लेवल का इवेंट देखना है, उसी लेवल के हिसाब से जब आप दशाओं पर बात करते हो, उसका एनालिसिस करते हो, तो आपको वहाँ पर एक अच्छी जानकारी प्राप्त होती है और आपका समय भी बचता है। तो सबसे पहले हम आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से दशा दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम कुछ और भी चर्चाएँ करेंगे। तो देखिए, अभी शायद आपको जो स्क्रीन शो हो रही है, वो सॉफ्टवेयर की शायद स्क्रीन शो नहीं हो रही है, परंतु हम आपको सॉफ्टवेयर की स्क्रीन भी दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर की स्क्रीन है, जगन्नाथ होरा है ये। जगन्नाथ होरा में हमारा ये जो ऑप्शन है दशा, इस दशा के इस ऑप्शन में जब आप जाते हैं, तो यहाँ पर जब आप राइट क्लिक करते हैं ब्लैंक स्पेस में जाकर, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन-सी दशा चाहिए? नारायण दशा, लग्नांशा दशा, पदांता दशा, सुधा दशा, दीर्घ दशा, तो बहुत सारी दशाओं का वर्णन है। वैसे ही यहाँ पर चर दशा के ऑप्शन आते हैं 3 कि चर दशा पाराशरी का, चर दशा राव साहब का, चर दशा रंगाचार्य का। ये 3 प्रकार की चर दशाओं का वर्णन है। हमने यहाँ पर जो दशा अभी यूज़ की है, वो ज़्यादातर सबसे पॉपुलर दशा है, जो हर सॉफ्टवेयर में ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं, वो राव साहब की दशा का यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं, जो जो फेमस दशा है, वो उसका यूज़ कर रहे हैं। तो आपको मैं तरीका बताता हूँ कि देखना कैसे है। फिर आपको जो सबसे सूटेबल लगे, वो आप यूज़ कर सकते हैं।
मेरे हिसाब से जो पाराशरी की दशा है और जो राव साहब की दशा है, ये काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी एक्यूरेट भी है, तो आप इसका यूज़ करेंगे तो अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और मैं भी उन्हीं दोनों दशाओं का ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो चलिए बात करते हैं इसको देखना कैसे है। तो देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पे विज़िबल है कि यहाँ पर आपको दशाएँ दिख रही हैं कि इस व्यक्ति के लिए दशाओं का जो क्रम है, वो जेमिनी राशि से स्टार्ट हुआ है, फिर टॉरस, फिर एरीज़, फिर पाइसेस, फिर एक्वेरियस, फिर कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, वर्गो, लियो, कैंसर, जेमिनी, टॉरस, एरीज़। इस तरह से ये जो क्रम है वो निरंतर रूप से चलता जा रहा है और दशाएँ बदलती जा रही हैं। जब आप इन्हीं दशाओं पर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे कि उस महादशा के अंदर इनकी अंतर्दशा स्टार्ट हो गई। उसी पर वापस से आप किसी भी एक दशा पे क्लिक करते हैं, तो उसी के अंदर प्रत्यंतरा स्टार्ट हो गई। उसी के अंदर आप और क्लिक करते हैं, तो इसी के अंदर आपकी सूक्ष्म स्टार्ट हो गई और इसी के अंदर आपकी प्राणदशा स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप जगन्नाथ होरा के माध्यम से दशाओं को देखते हैं। एस्ट्रोसेज जो फ्री का सॉफ्टवेयर है, उसमें महादशा, अंतर्दशा तक आता है। फिर प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा का ऑप्शन वहाँ पर नहीं आता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसको एनालिसिस कैसे करना है, ये समझिए। तो यहाँ पर हमने 3 रूल बताए हैं, जो सबसे सरल हैं, यूज़फुल हैं। पहला नियम है पहला नियम है कि सबसे पहले ये देखें कि किस राशि की दशा चल रही है। जिस राशि की दशा चल रही है, वो राशि आपके डी1 कुंडली में किस हाउस में आ रही है। डी1 कुंडली में किस हाउस में आ रही है, वो डी1 कुंडली में किस हाउस में आ रही है। वो जिस भी हाउस में आएगी डी1 कुंडली के, है ना, डी1 कुंडली के जिस भी हाउस में आ रही है, उस हाउस के हिसाब से आप उसको रोटेट कर सकते हैं। तो लगन कुंडली में जिस किस हाउस में ये दशा आ रही है या जिस हाउस में आ रही होगी, उसको उस पूरे टाइम के लिए एक्टिव करेगी। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो आपको सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखें तो मान लीजिए अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 में आप देखेंगे कि अभी एक्वेरियस की दशा चल रही है, एक्वेरियस राशि की दशा चल रही है। तो एक्वेरियस राशि की दशा 2020 से स्टार्ट हुई, 2026 तक चली। तो ये एक लंबा टाइम हो गया, इसलिए ये महादशा है। तो एक्वेरियस का जो नंबर है वो इस व्यक्ति के लिए कौन से हाउस पे आ रहा है, इसके डी1 चार्ट से। तो देखिए आप डी1 चार्ट ये रखा हुआ है जस्ट बाजू में। डी1 चार्ट से एक्वेरियस राशि जो है वो बेसिकली 9th हाउस पे आ रही है। तो आप कहेंगे कि इस व्यक्ति के लिए इतने सालों के लिए 2020 से लेकर 2026 तक, मतलब 6 सालों के लिए 9th हाउस पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। 9th हाउस मतलब भाग्य का हाउस, वो क्या हो चुका है, पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, आप ये कहेंगे, जो हमने रूल में बताया। दूसरा, हमने यहाँ पर ये बताया कि दूसरा स्टेप हमने यहाँ पे ये बताया कि महादशा के बाद अंतर्दशा आती है। तो अंतर्दशा को जो देखने का तरीका होगा, वो भी वो भी कुछ इस तरह से ही होगा, बट थोड़ा-सा डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस क्या आएगा, उस चीज़ को समझिएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक्वेरियस राशि चल रही है, एक्वेरियस राशि चल रही है। तो हमने एक नियम दिया, वो नियम ये दिया कि अंतर्दशा जिस राशि की चल रही है, उस राशि को आप आप महादशा की जो राशि चल रही है, उस राशि का जो डी1 कुंडली में जिस हाउस में वो प्रोस्पेक्ट पड़ता है, उसको लगन बना लीजिए और वहाँ से आप अंतर्दशा की राशि को देखिए कि वो कौन से हाउस में आ रहा है।
तो जैसे देखिए यहाँ पर इस चार्ट में एक्यूरस राशि की महादशा चल रही है। अब यदि हम एक्यूरस राशि के अंदर उसकी अंतर्दशा पे देखेंगे, तो उसके अंदर सबसे पहले मान लीजिए एक्यूरस राशि की दशा आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस D1 कुंडली, ये जो D1 कुंडली दिख रही है, इसको हम एक्यूरस राशि को देखेंगे कि भाई ये एक्यूरस राशि 9th हाउस में आ रही है, इसलिए हम 9th हाउस को एज़ अ लगन बना लेंगे। और फिर वहाँ से देखेंगे कि लगन से एक्यूरस राशि कौन से हाउस में आ रही है, जो कि इसकी अंतर्दशा है, तो वो फर्स्ट हाउस है। तो उस समय के लिए फर्स्ट हाउस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब 9th का फर्स्ट के साथ कनेक्शन बन जाएगा। इसी प्रकार से इसी प्रकार से आप कैंसर राशि को देखेंगे। इसी प्रकार से आप कैंसर राशि को देखेंगे कि एक्वेरियस राशि के अंदर जो कैंसर साइन है, वो कहाँ पर पड़ रहा है। तो देखिए एक्वेरियस राशि के अंदर जो कैंसर साइन है, वो 6वें घर में पड़ रहा है। तो आप कहेंगे कि इस व्यक्ति का 6वां घर पूरी तरीके से एक्टिव होगा। तो 6वां घर कब तक एक्टिवेट रहेगा? वो 1 साल के लिए एक्टिव रहेगा। आप वहाँ पर ये कहेंगे। इसके बाद फिर सैजिटेरियस राशि आ जाएगी। तो एक्वेरियस राशि से ही सैजिटेरियस राशि कितने तक एक्टिव रहेगी? तो सैजिटेरियस मतलब आप कह सकते हैं 11th हाउस, वहाँ पर 11th हाउस एक्टिव रहेगा। हुँ। इसके बाद टॉरस राशि आती है। एक्वेरियस राशि के अंदर ही टॉरस राशि आ रही है, तो टॉरस राशि वहाँ पर एक्टिव रहेगी। इसके बाद एक्वेरियस राशि के ही अंदर लियो राशि आ रही है, तो लियो राशि मतलब 7th हाउस वहाँ पर एक्टिव रहेगा। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि जिस राशि की महादशा चल रही है, उस महादशा के अंदर जो अंतर्दशा आ रही है, वो किस हाउस में पड़ रही है? आपके लगन राशि, आपके महादशा राशि के लगन से। वो जिस हाउस में पड़ेगी, उस हाउस की चीज़ें एक्टिव हो जाएँगी। उस हाउस के चीज़ें एक्टिव हो जाएँगी। इसको अभी हम कुछ एग्ज़ाम्पल से आने वाली क्लासेस में समझेंगे। तो ये हो गया महादशा, अंतरदशा को देखने का तरीका, कि महादशा कैसे देखेंगे आप? आप ये देखेंगे कि महादशा जिस राशि की चल रही होगी, वो राशि D1 कुंडली में जिस हाउस में पड़ रही है, उसको, हाँ, उसको वो राशि की दशा एक्टिव कर देगी, उसका रिज़ल्ट देगी। इसी प्रकार से अंतर्दशा की जो राशि है, वो राशि का जो स्थिति है, वो आप कहाँ पर देखेंगे? वो आप महादशा के चार्ट से देखेंगे। तो आप महादशा की जो राशि चल रही थी, उसका एक लगन चार्ट में बैठाकर एक चार्ट बनाएँगे और वहाँ से आप अंतर्दशा को रोटेट करके देखेंगे कि ये कौन से हाउस में आ रही है। वो अंतर्दशा उस हाउस को एक्टिव करेगी। इसी प्रकार से जो प्रत्यंतर दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा के लिए आप क्या करेंगे? आप जिस भी ग्रह की जिस भी राशि की अंतर्दशा चल रही है, उस अंतर्दशा को आप फर्स्ट हाउस में लाएँगे और चार्ट को एज़ इट इज़ रोटेट करेंगे। उस चार्ट से मतलब अंतर्दशा की लगन के चार्ट से, अंतर्दशा राशि के लगन के चार्ट से प्रत्यंतर दशा की राशि जिस घर में आ रही होगी, उस घर से संबंधित इवेंट घटित होंगे, ये आप कहेंगे। इसी प्रकार से जब आप सूक्ष्म दशा देखेंगे, तो फिर प्रत्यंतर दशा की जो राशि है, उसको आप लगन में बैठा दीजिए और वहाँ से देखिए कि आपके सूक्ष्म दशा की राशि किस घर में आ रही है, जिस घर में आएगी उसको वो एक्टिव करेगी। इसी प्रकार से सूक्ष्म दशा की राशि को आप लगन बना लीजिए और फिर वहाँ से प्राण दशा की राशि को देखिए कि वो किस घर में आ रही है। जिस भी घर में, जिस भी राशि में आएगी, वो उसको एक्टिव करेगी और एक्टिव करने से वो हाउस एक्टिव हो जाएगा और हाउस एक्टिवेशन से वो इवेंट और जो उस हाउस से संबंधित है, वो ज़रूर घटित होगा, वो ज़रूर घटित होगा। तो ये तरीका होता है देखने का, ये तरीका होता है बेसिकली देखने का। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल को लेकर समझते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे अभी जो चल रही है एक्वेरियस दशा, इस एक्वेरियस की दशा में
इस एक्यूरेश राशि की दशा में हमारी कुंडली का कौन-सा घर एक्टिव होगा, आप ये बताइए? हमारा लगन कुंडली है 3 नंबर का। तो एक्यूरेस राशि चूँकि 9th हाउस में पड़ रही है, तो 9th हाउस को ये एक्टिव करेगी। अब 9th हाउस को एक्टिव करेगी तो 9th हाउस ऐसा तो नहीं है कि पूरे के पूरे साल, 6 साल केवल और केवल 9th हाउस एक्टिव रहेगा। हर हाउस एक्टिव रहेगा। तो 9th हाउस बेसिकली भाग्य का हाउस है। आपके स्पिरिचुअल का हाउस है। आपके एजुकेशंस का हाउस है। आपके टीचिंग का हाउस है। आपकी कंसल्टेंसीज़ का हाउस है। आपके धर्म का हाउस है। आपकी धार्मिक यात्राओं का हाउस है। तो ये सारे पैरामीटर वहाँ पर क्या हो जाएँगे? एक्टिव हो जाएँगे। अब चूँकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 11th हाउस मतलब सॉरी 11th राशि 9th हाउस में पड़ रही है, तो उस पर किस ग्रह की दृष्टि आ रही है? तो देखिए यहाँ पर जो दृष्टि वग़ैरह आ रही हैं, यदि आप यहाँ पे ये देखते हैं, तो आपको पता है कि जेमिनी की जो दृष्टियाँ हैं, वो 2, 5, 8, 11 के हिसाब से चलती हैं। तो यहाँ पर कुंभ राशि में बैठे हुए प्लैनेट 1, 4, 7, 10 को देखेंगे, तो 1 के हिसाब से वो 3rd हाउस को दिखाएँगे, 4 के हिसाब से वो 2nd हाउस को दिखाएँगे, 7 के हिसाब से वो 5वें घर को दिखाएँगे। तो इस हिसाब से आपके इस दशा के दौरान आपका 9th हाउस, 11th हाउस, 2nd हाउस और 5th हाउस एक्टिव हो जाएगा। ये आप कहेंगे। अब आपको इसी के अंदर अंतर्दशा देखनी है, तो हम एक्युरेश के अंदर देखेंगे कि करंट में अभी किसकी चल रही है, तो 2024 चल रहा है। तो 8-12 तक तो पाइसेस चला, अभी चल रहा है लियो 2024 तक। तो अब लियो चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि जो एक्यूरियस की महादशा चल रही है, उसको हम रोटेट करा देंगे। तो हमने ये रोटेट करा दिया। तो जब हमने ये रोटेट करा दिया, तो हमने देखा कि अभी लियो की दशा चल रही है, जो कब से चल रही है? वो चल रही है 8-12-2022 से लेकर 8-12-2022 से लेकर 7-6 मतलब 7 जून 2023 तक लियो की चली। ठीक है? अच्छा, खत्म हो गई। अब उसके बाद फिर किसकी चली? उसके बाद फिर चली पाइसेस की। सॉरी वो लिब्रा की थी। वो लिब्रा थी, LI मतलब लिब्रा, है ना? वो लिब्रा थी। हाँ, अभी जो चल रही है वो लियो चल रही है, जो कि 8-12-2023 से लेकर 6 जून 2024 तक लियो चल रहा है, LEO लियो। तो अभी चल रही है लियो की, मतलब 7वां घर यहाँ पर एक्टिव है। तो 8 दिसंबर 2023 से लेकर 6 जून 2024 तक आपका लियो चल रहा है, जो कि आपकी महादशा की राशि के 7th हाउस में पड़ता है। मतलब आपका फर्स्ट हाउस और आपका 7th हाउस यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। आपका फर्स्ट हाउस, आपका 7th हाउस एक्टिव हो रहा है। इसके साथ ही आप ये भी देखिएगा, इसके साथ ही आप ये भी देखिएगा कि इनका राशि एस्पेक्ट क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर 2, 5, 8, 11 का कनेक्शन चल रहा है, लेकिन ये 1, 4, 7, 10 को देखते हैं तो 1 के हिसाब से यहाँ पर 3rd हाउस, 4 के हिसाब से 6th हाउस, 7 के हिसाब से 9th हाउस और 10 के हिसाब से आपका 12th हाउस एक्टिव हो रहा है। 12th हाउस यहाँ पर बेसिकली एक्टिव हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि भाई अभी हम यदि एस्पेक्ट वगैरह को दूर कर दें, तो हम कहेंगे कि इस दशा के दौरान आपका 7th घर बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव हो रहा है, तो 7th घर के रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि अभी और किसकी चल रही है? तो देखिए अभी हम देखें तो अभी चल रही है 23/12/2023 तक एक्वेरियस, फिर 6/1/2024 तक, तो अभी तो हमारी 14 तारीख हो गई। तो 21/1/2024 तक जो चलेगी सैजिटेरियस की चलेगी। अब सैजिटेरियस की चलेगी, सैजिटेरियस मतलब धनु राशि, मतलब धनु राशि। तो 6/1/2024 से लेकर 21/1/2024 तक 11वां घर चल रहा है, तो 11वां घर एक अच्छा घर माना जाता है। 11 घर एक अच्छा घर माना जाता है, जो विश्व फुलमिनेंट को बताता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको कहाँ से लेंगे? हम इसको लियो के अंदर से लेंगे 11वें घर को। तो अब आप देख रहे हैं कि सैजिटेरियस 5th हाउस में चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे? हम यहाँ पे ये कहेंगे कि यहाँ पर चूँकि 5th हाउस एक्टिव हो रहा है, तो 5th हाउस से संबंधित यहाँ पर एक्टिविटीज़ घटित होंगी। 5th हाउस से संबंधित यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो हैं, वो घटित होंगी। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे प्राण दशा। प्राण दशा का देखिए कौन लॉर्ड है?
प्राण दशा का यदि हम देखते हैं, तो अभी चल रहा है मतलब 14 जनवरी, तो ये सैजिटेरियस के अंदर जाएँगे 14 के लिए, तो आज सुबह के 6 बजे तक चला था कैंसर, फिर अभी चल रहा है लिब्रा। कौन सा चल रहा है? लिब्रा चल रहा है। तो लिब्रा में देखिए कौन सा चल रहा है अभी? लिब्रा में अभी चल रहा है, हाँ सॉरी, लिब्रा चल रहा है। तो लिब्रा का आप चार्ट बना लेंगे, किसके अंदर? सैजिटेरियस के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि लिब्रा से जब आप सॉरी, सैजिटेरियस से जब आप लिब्रा का चार्ट बनाएँगे, तो वो आपके 11th हाउस में पड़ती है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे से वापस 11th हाउस एक्टिव हो रहा है। तो इस तरह से आपको एक-एक करके इस तरीके से चार्ट घुमा कर हाउस एक्टिवेशन देखना है कि कौन-सा हाउस बेसिकली एक्टिव ज़्यादा हो रहा है। जो हाउस महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंत दशा में किसी भी तरीके से दृष्टि के हिसाब से, एस्पेक्ट के हिसाब से, कंजंक्शन के हिसाब से आपको दिख जाता है, तो वो हाउस आपके लिए उस दशा में एक्टिव हो जाता है और जिससे हमें अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।